Me teaching. Me. Speech mode off. तो जुलूस कहानी मुंशी प्रेमचंद की है और आप सब जानते हैं कि जो मुंशी प्रेमचंद लेखक हैं वो स्वतंत्रता के पहले के लेखक हैं। इससे पहले आपने एक कहानी पढ़ी थी, सबसे पहले जो पढ़ाई गई थी, मलबे का मालिक। ये कहानी स्वतंत्रता के बाद की कहानी है, लेकिन आप दोनों इन कहानियों में एक चीज देखेंगे कि बंटवारे के दौरान जिस तरह से खून खराबा हुआ वो तो आपने देखा, लेकिन जब स्वतंत्रता आंदोलन चलते थे उसमें भी किस तरह से खून खराबा होता था, एक तो आप ये देखेंगे। दूसरा आप ये देखेंगे कि कोई भी सरकार हो अपने विरुद्ध कोई बात नहीं सुनना चाहती। खुद मुंशी प्रेमचंद पहले नवाब राय के नाम से उर्दू में कहानियां लिखा करते थे और सौजे वतन नामक एक पत्रिका में छपती थी। तो उन कहानियों को जला दिया गया और काफी सख्ती की गई, जिससे कि लेखक काफी समय तक भयभीत रहा, शांत रहा, और पर उसको लिखना था, मन लिखने की एक बेचैनी थी। तो अपने कुछ मित्रों की सलाह से, उनका नाम तो धनपत राय था लेकिन छद्म नाम, मतलब जैसे आज की भाषा में बोलते हैं फेक, उनको ये तो फेक आईडी है, फेसबुक में कई फेक आईडियों से आईडियां बनी रहती हैं ना, तो वो एक छद्म नाम से, फेक उनके लिए कहना असम्माननीय होगा, तो फेक शब्द हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन लगभग बात तो वही है कि अपने नकली नाम से, छद्म नाम से, प्रेमचंद के नाम से वो लिखने लगे। धीरे धीरे उनकी कहानियों को जनता ने पसंद किया, जनता तक उनकी पहुंच बनी और बाद में फिर वो मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाने गए। वो कहानियों के एक तरह से मुंशी साबित हुए, मास्टर साबित हुए, और आप सब जानते हैं कि वो कहानी सम्राट, उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं। उपन्यासों के एक तरह से जनक ही हैं वो, क्योंकि इससे पहले जो उपन्यास लिखे जा रहे थे भारतेंदु काल में या द्विवेदी काल में, वो मनोरंजन तक ज्यादा सीमित थे। जैसे देवकीनंदन खत्री के उपन्यास हैं, चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति। आप लोगों ने अगर इस सीरियल को कभी देखा हो तो, नहीं देखा हो तो चर्चा सुनी होगी। तो ये सब कहानियां मुंशी प्रेमचंद से पहले की कहानियां हैं, लेकिन इनमें मनोरंजन ज्यादा है, कल्पना है। लेकिन मुंशी प्रेमचंद ने समाज की समस्याओं पर, समाज में राजनीतिक जो समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, धार्मिक समस्याएं हैं, या यूं कह सकते हैं कि धार्मिक कुरीतियां, सामाजिक कुरीतियां या राजनीतिक दुष्कुरीतियां, प्रवृत्तियां, उन पर उन्होंने कलम चलाई और वो फिर कलम के एक तरह से बादशाह बने। तो जो ये जुलूस कहानी है, ये भी इसी तरह की कहानी है। उस समय अंग्रेजी सरकार थी और अंग्रेजी सरकार नहीं चाहती थी कि कोई जुलूस, कोई आंदोलन निकले, और अगर निकलता था तो उस पर सख्ती की जाती थी। आज तक ये कहानी अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है। अंग्रेज चले गए हैं, हम स्वतंत्र हो गए हैं, लेकिन फिर भी कम ज्यादा का अंतर हो सकता है, लेकिन आज भी सरकारें उसी तरह से शक्ति बरतती हैं, आंदोलन को दबाना चाहती हैं। आप सब जानते हैं किसानों को 1 साल से ज्यादा हो गया है आंदोलन करते हुए, तरह तरह की उन पर सख्ती बरती जाती है, उन्हें बदनाम करने की कोशिश भी की जाती है। कोई छोटी मोटी वारदात तो वहां से भी हो जाती होगी, मैं इस बात से मना नहीं करती, जहां पर हजारों लोग आंदोलन में शामिल हैं तो एक आध व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जिसका धैर्य टूट जाए और वो कुछ ऐसा कार्य कर जाए
जो आंदोलन का उद्देश्य नहीं है, आंदोलन चाहता नहीं है कि ऐसा हो। ये भी हो सकता है कि कोई कोई आंदोलन में शामिल हो करके और फिर आंदोलन को बदनाम करने के लिए कुछ कर जाता हो। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि अगर सरकारों के खिलाफ कोई ऐसी बात कही जाए जो जनता के हित में हो, पर सरकार नहीं चाहती हो कि वो चीज मानी जाए, वो इम्प्लीमेंट किया जाए, तो आज भी लगभग उसी तरह की शक्ति, उसी तरह का दबाव रहता है। आज भी कोई लेखक खुल करके सरकार के खिलाफ अगर लगातार लिखे तो उसके लेखन पर भी प्रतिबंध लगाया जाता है। बहुत सारे मानव अधिकार के कार्यकर्ता, लेखक, पत्रकार जेल में हैं। तो ये सब कुछ पहले होता था और आज तक कमोवेश होता है। देखिए, अगर आज ना भी होता तो भी इस कहानी की प्रासंगिकता ये होती कि देखिए, ये सब पहले होता था। आज हमारा देश है, हमारा अपना शासन है, हम शासन कर रहे हैं, हमारे द्वारा शासन हो रहा है, इसलिए ये सब चीजें अब नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि कम या ज्यादा आज भी वो सब कुछ है, गोरे अंग्रेजों के द्वारा नहीं, काले अंग्रेजों के द्वारा। तो इसलिए ये कहानी की आज भी प्रासंगिकता बनी हुई है कि अभी भी संघर्ष की जरूरत है, अभी भी बदलाव की जरूरत है, अभी भी कुछ बदलना बाकी है और वो बदलाव आने वाले युवा ही कर सकते हैं। इसीलिए ये कहानी आप जैसे युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है विचार करने के लिए। तो इसमें होता यह है कि एक बलबीर नाम का इंस्पेक्टर होता है जिसको आदेश है कि जुलूस इससे आगे ना बढ़े और अगर बढ़े तो उन्हें रोकने के लिए कोई भी कदम उठाया जा सकता है, गोली भी चलाई जा सकती है। तो इसी तरह से एक वो नाम क्या था, इमरान अली था शायद, जो मुझे याद आ रहा है। अभी मैं वो कहानी की जो रिकॉर्डिंग से मैंने पढ़ा है वो मैं आपको सुनवाऊंगी तो करेक्ट हो जाएगा। उसको गोली लग जाती है, पर उसमें ये दिखाया जाता है कि इस कार्य को जो बलबीर की पत्नी है मिट्ठन बाई, वो उसको बहुत ही धिक्कारती है, बहुत ही उसको बेइज्जत करती है। और फिर इसमें इस कहानी में दो जुलूस निकलते हैं। एक जुलूस तो निकलता है जो अपने अधिकारों को मांग करने के लिए, वही जो इमरान अली की बात कर रही हूँ, उनके नेतृत्व में निकलता है। और इसके बाद वो जब मर जाता है घायल होकर के और वो ठीक नहीं होता है, तो फिर उसको जब ले जा रहे होते हैं दफनाने के लिए, तो वहां पर जो साथ जाने के लिए, डेड बॉडी के साथ जाने के लिए शव यात्रा में, उससे भी बड़ा जुलूस निकलता है। और मिट्ठन बाई से जिस तरह से उन्हें धिक्कार मिली थी बलबीर को अपनी पत्नी द्वारा, तो उससे उनके हृदय में एक उथल पुथल और एक बेचैनी तो थी ही। बाद में होता यह है कि पहले मिट्ठन बाई जाती है वो इमरान अली के विधवा के पास सांत्वना के लिए, लेकिन वो क्या देखती है कि उससे पहले उसके पति बलबीर पहुंच चुके हैं और वो उससे क्षमा याचना कर रहे हैं। और ये देख करके उसे बहुत गर्व का अनुभव होता है, बहुत ही उसका मुख में एक चमक आ जाती है और बहुत बिल्कुल यूं महसूस करती है कि जैसे उसके जन्म जन्म के जो ताप थे, दुख थे, एक पीड़ा थी, वो मिट गई है। क्योंकि जैसे अपना पति, अपना भाई, अपना पिता, कोई भी अपना, बहुत अपना कुछ गलत काम करे तो बहुत ज्यादा शर्मिंदगी होती है कि ओहो। और अगर ये देख लें हम कि वो एक अच्छा काम कर रहा है तो गर्व से सिर ऊंचा हो जाता है, मन में एक प्रसन्नता होती है, क्योंकि जो अपना व्यक्ति होता है अब उससे हमारा भी मान सम्मान जुड़ा होता है। तो वही मिट्ठन बाई
में भी देखने को मिलता है। अब मैं सबसे पहले आपको कहानी प्ले करके सुनवाती हूँ और इसके बाद फिर जो भी आपके सवाल होंगे या डाउट्स होंगे मैं उस पर बात करूँगी। थोड़ा सा वेट करें। वाचन समीर गोस्वामी का है। पूर्ण स्वराज का जुलूस निकल रहा था। कुछ युवक, कुछ क्लियर है गर्ल्स? कुछ बालक झंडिया और झंडे वंदे मातरम गाते हुए माल के सामने से निकले। दोनों तरफ दर्शकों की दीवारें खड़ी थी। मानो उन्हें इस लक्ष्य से कोई सरोकार नहीं है, मानो ये कोई तमाशा है और उनका काम केवल खड़े खड़े देखना है। शंभुनाथ ने दुकान की पटरी पर खड़े होकर अपने पड़ोसी दीनदयाल से कहा, सबके सब काल के मुंह में जा रहे हैं, आगे सवारों का दल मार मार भगा देगा। दीनदयाल ने कहा, महात्मा जी भी सठिया गए हैं, जुलूस निकालने से स्वराज मिल जाता तो अब तक कब का मिल गया होता। और जुलूस में है कौन लोग? देखो, लौंडे, लफंगे, सिरफिरे, शहर का कोई बड़ा आदमी नहीं। मैं कुचट्टियों और स्लीपरों की माला गर्दन में लटकाए खड़ा था। इन दोनों सेठों की बातें सुनकर हंसा। शंभू ने पूछा, क्यों हंसे मैकू? आज रंग चोखा मालूम होता है। मैकू हंसा इस बात पर जो तुमने कही कि कोई बड़ा आदमी जुलूस में नहीं है। बड़े आदमी क्यों जुलूस में आने लगे? उन्हें इस राज में कौन आराम नहीं है? बंगलों और महलों में रहते हैं, मोटरों पर घूमते हैं, साहबों के साथ दावतें खाते हैं, कौन तकलीफ है? मर तो हम लोग रहे हैं जिन्हें रोटियों का ठिकाना नहीं। इस वक्त कोई टेनिस खेलता होगा, कोई चाय पीता होगा, कोई ग्रामोफोन लिए गाना सुनता होगा, कोई पार्क की सैर करता होगा। यहाँ आए पुलिस के कोड़े खाने के लिए? तुमने भी भली कही। शंभू, तुम ये सब बातें क्या समझोगे मैकू? जिस काम में चार बड़े आदमी अगुआ होते हैं उसकी सरकार पर भी धाक बैठ जाती है। लौंडो लफंगों का गोल भला हाकिमों की नजर में क्या जचेगा? मैकू ने ऐसी दृष्टि से देखा जो कह रही थी, इन बातों के समझाने का ठीका कुछ तुम्ही ने ले लिया है। और बोला, बड़े आदमी को तो हम ही लोग बनाते बिगाड़ते हैं या कोई और? कितने ही लोग जिन्हें कोई पूछता भी ना था हमारे ही बनाए बड़े आदमी बन गए और अब मोटरों पर निकलते और हमें नीच समझते। ये लोग की तकदीर की खूबी है कि जिसकी जरा बढ़ती हुई और उसने हमसे आंखें फेरी। हमारा बड़ा आदमी तो वही है जो लंगोटी बांधे नंगे पांव घूमता है, जो हमारी दशा सुधारने के लिए अपनी जान हथेली पे लिए फिरता है, और हमें किसी बड़े आदमी की परवाह नहीं। सच पूछो तो इन बड़े आदमियों ने ही हमारी मिट्टी खराब कर रखी है। इन्हें सरकार ने कोई अच्छी सी जगह दे दी, बस उसका दम भरने लगे। दीनदयाल, नया दरोगा बड़ा जल्लाद है, चौरास्ते पर पहुंचते ही हंटर लेकर पिल पड़ेगा। फिर देखना सब कैसे दुम दबाकर भागते हैं, मजा आएगा। जुलूस स्वाधीनता के नशे में चूर चौरास्ते पर पहुंचा तो देखा आगे सवारों और सिपाहियों का एक दस्ता रास्ता रोके खड़ा है। सहसा दरोगा बीरबल सिंह घोड़ा बढ़ाकर जुलूस के सामने आ गए और बोले, तुम लोगों को आगे जाने का हुक्म नहीं है। Playing at video player. Heading. एक मिनट गर्ल्स ऐड आ गया ना, Can now be speech off. Pollution makes skin look bad. इसको स्किप करती हूँ। Protection. Use a sunscreen with minerals. Minerals? Try Lush ओहो। Mineral Sunscreen. Speech off. Selected. Skip that. Selected. Skip that. Speech off. इब्राहिम अली ने आगे बढ़कर कहा, मैं आपको इत्मीनान दिलाता हूँ, किसी किस्म का दंगा फसाद न होगा। हम दुकानें लूटने या मोटरें तोड़ने नहीं निकले, हमारा मकसद इससे कहीं ऊंचा है। बीरबल, मुझे ये हुक्म है कि जुलूस यहाँ से आगे न जाने पाए। इब्राहिम, आप अपने अफसरों से जरा पूछ न ले। बीरबल, मैं इसकी कोई जरूरत नहीं समझता। इब्राहिम, तो हम लोग यहीं बैठते हैं, जब आप लोग चले जाएंगे तो हम निकल जाएंगे। बीरबल,
यहाँ खड़े होने का भी हुक्म नहीं है, तुमको वापस जाना पड़ेगा। इब्राहिम ने गंभीर भाव से कहा, वापस तो हम न जाएंगे। आपको या किसी को भी हमें रोकने का कोई हक नहीं। आप अपने सवारों, संगीनों और बंदूकों के जोर से हमें रोकना चाहते हैं, रोक लीजिए, मगर आप हमें लौटा नहीं सकते। न जाने वो दिन कब आएगा जब हमारे भाई बंदे ऐसे हुक्मों की तालीम करने से साफ इनकार कर देंगे, जिनकी मंशा महज कौम को गुलामी की जंजीरों में जकड़े रखना है। बीरबल ग्रेजुएट था, उसका बाप सुपरिंटेंडेंट पुलिस था। उसकी नस नस में रौब भरा हुआ था। अफसरों की दृष्टि में उसका बड़ा सम्मान था। खासा गोरा चिट्टा, नीली आंखों और भूरे बालों वाला तेजस्वी पुरुष था। शायद जिस वक्त वो कोट पहनकर ऊपर से हैट लगा लेता तो वो भूल जाता था कि मैं भी यहाँ का रहने वाला हूँ। शायद वो अपने को राज्य करने वाली जाति का अंग समझने लगता था। मगर इब्राहिम के शब्दों में जो तिरस्कार भरा हुआ था, उसने जरा देर के लिए उसे लज्जित कर दिया। पर वो मामला नाजुक था। जुलूस को रास्ता दे देता है तो जवाब तलब हो जाएगा, वहीं खड़ा रहने देता है तो ये सब ना जाने कब तक खड़े रहे। इस संकट में पड़ा हुआ था कि उसने डीएसपी को घोड़े पर आते देखा। अब सोच विचार का समय न था, यही मौका था कारगुजारी दिखाने का। उसने कमर से बैटन निकाल लिया और घोड़े को एड़ लगाकर जुलूस पर चढ़ाने लगा। उसे देखते ही और सवारों ने भी घोड़ों को जुलूस पर चढ़ाना शुरू कर दिया। इब्राहिम दरोगा के घोड़े के सामने खड़ा था। उसके सिर पर एक बैटन ऐसे जोर से पड़ा कि उसकी आंखें तिलमिला गईं। खड़ा न रह सका, सिर पकड़कर बैठ गया। उसी वक्त दरोगा जी के घोड़े ने दोनों पांव उठाए और जमीन पर बैठा हुआ इब्राहिम उसकी टापों के नीचे आ गया। जुलूस अभी तक शांत खड़ा था। इब्राहिम को गिरते देखकर कई आदमी उसे उठाने के लिए लग गए, मगर कोई आगे न बढ़ सका। उधर सवारों के डंडे बड़ी निर्दयता से पड़ रहे थे। लोग हाथों पर डंडों को रोकते थे और अविचलित रूप से खड़े थे। हिंसा के भावों में प्रभावित न हो जाना उसके लिए प्रतीक्षा कठिन होता जाता था। जब आघात और अपमान ही सहना है तो फिर हम भी इस दीवार को पार करने की क्यों न चेष्टा करें। लोगों को ख्याल आया कि शहर के लाखों आदमियों की निगाहें हमारी तरफ लगी हुई हैं। यहाँ से ये झंडा लेकर हम लौट जाएं तो फिर किस मुंह से आजादी का नाम लेंगे। मगर प्राण रक्षा के लिए भागने का किसी को ध्यान भी न आता था। ये पेट के भक्तों, किराए के टट्टुओं का दल न था। ये स्वाधीनता के सच्चे स्वयं सेवकों का, आजादी के दीवानों का संगठित दल था। अपनी जिम्मेदारियों को खूब समझता था। कितने ही के सिरों से खून जारी था, कितने ही के हाथ जख्मी हो गए थे। एक हल्ले में ये लोग सवारों की सफों को चीर सकते थे, मगर पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई थी, सिद्धांत की, धर्म की, आदर्श की। 10-12 मिनट यूं ही डंडों की बौछार होती रही और लोग शांत खड़े रहे। इस मार धाड़ की खबर एक क्षण में बाजार में जा पहुंची। इब्राहिम घोड़े से कुचल गए, कई आदमी जख्मी हो गए, कई के हाथ टूट गए, मगर न वे लोग पीछे फिरते हैं और न पुलिस उन्हें आगे जाने देती है। मैकू ने उत्तेजित होकर कहा, अब तो भाई यहाँ नहीं रहा जाता, मैं भी चलता हूँ। दीनदयाल ने कहा, हम भी चलते हैं भाई, देखी जाएगी। शंभू 1 मिनट तक मौन खड़ा रहा। एकाएक उसने भी दुकान बढ़ाई और बोला, एक दिन तो मरना ही है, जो कुछ होना है हो। आखिर वे लोग सभी के लिए तो जान दे रहे हैं। देखते देखते अधिकांश दुकानें बंद हो गई। वो लोग जो 10 मिनट पहले तमाशा देख रहे थे, इधर उधर से दौड़ पड़े और हजारों आदमियों का एक विराट दल घटना स्थल की ओर चला। ये उन्मत्त हिंसा मत से भरे हुए मनुष्यों का समूह था, जिसे सिद्धांत और आदर्श की परवाह न थी, जो मरने के लिए ही नहीं, मारने के लिए भी तैयार थे। कितनों ही के हाथों में लाठियां थी, कितनों ही के जेबों में पत्थर भरे हुए थे। न कोई किसी से कुछ बोलता था, न पूछता था। बस सब के सब मन में एक दृढ़ संकल्प किए लपके चले जा रहे थे, मानो कोई घटा उमड़ी चली जाती हो। इस दल को दूर से देखते ही सवारों में कुछ हलचल पड़ी। बीरबल सिंह के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। डीएसपी ने अपनी मोटर बढ़ाई। शांति और अहिंसा के व्रतधारियों पर डंडे बरसाना और बात थी, एक उन्मत्त दल से मुकाबला करना दूसरी बात। सवार और सिपाही पीछे खिसक गए। इब्राहिम की पीठ पर घोड़ों ने टाप रख दी। वो अचेत जमीन पर पड़े थे। इन आदमियों का शोरगुल सुनकर आप ही आप उनकी आंखें खुल गई।
एक युवक को इशारे से बुलाकर कहा, क्यों कैलाश, क्या कुछ लोग शहर से आ रहे हैं? कैलाश ने उस बढ़ती हुई घटा की ओर देखकर कहा, जी हाँ, हजारों आदमी हैं। इब्राहिम, तो अब खैरियत नहीं, झंडा लौटा दो, हमें फौरन लौट चलना चाहिए, नहीं तूफान मच जाएगा। हमें अपने भाइयों से लड़ाई नहीं करनी, फौरन लौट चलो। ये कहते हुए उन्होंने उठने की चेष्टा की मगर उठ न सके। इशारे की देर थी, संगठित सेना की भांति लोग हुक्म पाते ही पीछे फिर गए। झंडियों के बांसों, साफों और रूमालों से चटपट एक स्ट्रेचर तैयार हो गया। इब्राहिम को लोगों ने उस पर लिटा दिया और पीछे फिरे, मगर क्या वो परास्त हो गए थे? अगर कुछ लोगों को उन्हें परास्त मानने में ही संतोष हो तो हो, लेकिन वास्तव में उन्होंने एक युगांतकारी विजय प्राप्त की थी। वे जानते थे हमारा संघर्ष अपने ही भाइयों से है, जिनके हित परिस्थितियों के कारण हमारे हितों से भिन्न है। हमें उनसे बैर नहीं करना है। फिर वो भी ये नहीं चाहते कि शहर में लूट और दंगे का बाजार गर्म हो जाए और हमारे धर्म युद्ध का अंत लूटी हुई दुकानें, फूटे हुए सिर हों। उनकी विजय का सबसे बड़ा उज्जवल चिन्ह ये था कि उन्होंने जनता की सहानुभूति प्राप्त कर ली थी। वही लोग जो पहले उन पर हंसते थे, उनका धैर्य और साहस देखकर उनकी सहायता के लिए निकल पड़े थे। मनोवृत्ति का ये परिवर्तन ही हमारी असली विजय है। हमें किसी से लड़ाई करने की जरूरत नहीं। हमारा उद्देश्य केवल जनता की सहानुभूति प्राप्त करना है, उसकी मनोवृत्तियों को बदल देना है। जिस दिन हम इस लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे, उसी दिन स्वराज सूर्य उदय होगा। 3 दिन गुजर गए थे। बीरबल सिंह अपने कमरे में बैठे चाय पी रहे थे और उनकी पत्नी मिट्ठन बाई शिशु को गोद में लिए सामने खड़ी थी। बीरबल सिंह ने कहा, मैं क्या करता उस वक्त? पीछे डीएसपी खड़ा था। अगर उन्हें रास्ता दे देता तो अपनी जान मुसीबत में फंसती। मिट्ठन बाई ने सिर हिलाकर कहा, तुम कम से कम इतना तो कर ही सकते थे कि उन पर डंडे न चलाने देते। तुम्हारा काम आदमियों पर डंडे चलाना है? तुम ज्यादा से ज्यादा उन्हें रोक सकते थे। Speech on. Selected. Skip selected. Skip full screen. Speech on. लगाने का काम दिया जाए तो शायद तुम्हें बड़ा आनंद आएगा। क्यों? बीरबल ने खिसिया कर कहा, तुम तो बात नहीं समझती हो। मिट्ठन बाई, मैं खूब समझती। डीएसपी पीछे खड़ा था। तुमने सोचा होगा ऐसी कारगुजारी दिखाने का अवसर शायद फिर कभी मिले या ना मिले। क्या तुम समझते हो उस दल में कोई भला आदमी ना था? उसमें कितने आदमी ऐसे थे जो तुम्हारे जैसों को नौकर रख सकते हैं। विद्या में तो शायद अधिकांश तुमसे बढ़े हुए होंगे, मगर तुम उन पर डंडे चला रहे थे और उन्हें घोड़े से कुचल रहे थे। वाह रे जवां मर्दी! बीरबल सिंह ने बेहयाई की हंसी के साथ कहा, डीएसपी ने मेरा नाम नोट कर लिया है? सच? दरोगा जी ने समझा था कि ये सूचना देकर वो मिट्ठन बाई को खुश कर देंगे। सज्जनता और भलमनसी आदि ऊपर की बातें हैं, दिल से नहीं, जबान से कही जाती हैं। स्वार्थ दिल की गहराई में बैठा होता है, वो गंभीर विचार का विषय है। मगर मिट्ठन बाई के मुख पर हर्ष की कोई रेखा न नजर आई। ऊपर की बातें शायद गहराइयों तक पहुंच गई थी। बोली, जरूर कर लिया होगा और शायद तुम्हें जल्दी तरक्की भी मिल जाए, मगर बेगुनाहों के खून से हाथ रंग कर तरक्की पाई तो क्या पाई? ये तुम्हारी कारगुजारी का इनाम नहीं, तुम्हारे देशद्रोह की कीमत है। तुम्हारी कारगुजारी का इनाम तो तब मिलेगा जब तुम किसी खूनी को खोज निकालोगे, किसी डूबते हुए आदमी को बचा लोगे। एकाएक एक सिपाही ने बरामदे में खड़े होकर कहा, हुजूर ये लिफाफा लाया हूं। बीरबल सिंह ने बाहर निकलकर लिफाफा ले लिया और भीतर की सरकारी चिट्ठी निकालकर पढ़ने लगे। पढ़कर उसे मेज पर रख दिया। मिट्ठन बाई ने पूछा, क्या तरक्की का परवाना आ गया? बीरबल सिंह ने झेप कर कहा, तुम तो बनाती हो। आज फिर कोई जुलूस निकलने वाला है, मुझे उसके साथ रहने का हुक्म हुआ है। मिट्ठन, फिर तो तुम्हारी चांदी है, तैयार हो जाओ, आज फिर वैसे ही शिकार मिलेंगे। खूब बढ़ बढ़कर हाथ दिखाना, डीएसपी भी जरूर आएंगे। अब की तुम इंस्पेक्टर हो जाओगे। सच? बीरबल सिंह ने माथा सिकोड़कर कहा, कभी कभी तुम बेसिर पैर की बातें करने लगती हो। मान लो मैं जाकर चुपचाप खड़ा रहूं तो क्या नतीजा होगा? मैं नालायक समझा जाऊंगा
और मेरी जगह कोई दूसरा आदमी भेज दिया जाएगा। कहीं शुबा हो गया कि मुझे स्वराज्यवादियों से सहानुभूति है तो कहीं का न रहूंगा। अगर बर्खास्त भी ना हुआ तो लेन की हाजिरी तो हो ही जाएगी। आदमी जिस दुनिया में रहता है उसी का चलन देखकर काम करता है। मैं बुद्धिमान न सही, पर इतना जानता हूं कि ये लोग देश और जाति का उद्धार करने के लिए ही कोशिश कर रहे हैं। ये भी जानता हूं कि सरकार इस ख्याल को कुचल डालना चाहती है। ऐसा गधा नहीं हूं कि गुलामी की जिंदगी पर गर्व करूं, लेकिन परिस्थिति से मजबूर हूं। बाजी की आवाज कानों में आई। बीरबल सिंह ने बाहर जाकर पूछा। मालूम हुआ स्वराज्य वालों का जुलूस आ रहा है। चटपट वर्दी पहनी, साफा बांधा और जेब में पिस्तौल रखकर बाहर आए। एक क्षण में घोड़ा तैयार हो गया। कांस्टेबल पहले ही से तैयार बैठे थे। सब लोग डबल मार्च करते हुए जुलूस की तरफ चले। ये लोग डबल मार्च करते हुए कोई 15 मिनट में जुलूस के सामने पहुंच गए। इन लोगों को देखते ही अगणित कंठों से वंदे मातरम की एक ध्वनि निकली, मानो मेघ मंडल में गर्जन का शब्द हुआ हो। फिर सन्नाटा छा गया। उस जुलूस में और इस जुलूस में कितना अंतर था। वो स्वराज्य के उत्सव का जुलूस था, ये एक शहीद के मातम का। 3 दिन के भीषण ज्वर और वेदना के बाद आज उस जीवन का अंत हो गया जिसने कभी पद की लालसा नहीं की, कभी अधिकार के सामने सिर नहीं झुकाया। उन्होंने मरते समय वसीयत की थी कि मेरी लाश को गंगा में नहलाकर दफन किया जाए और मेरे मजार पर स्वराज्य का झंडा खड़ा किया जाए। उनके मरने का समाचार फैलते ही सारे शहर पर मातम का पर्दा सा पड़ गया। जो सुनता था एक बार इस तरह चौंक पड़ता था जैसे उसे गोली लग गई हो, और तुरंत उनके दर्शनों के लिए भागता था। सारे बाजार बंद हो गए। इक्को और तांगों का कहीं पता न था, जैसे शहर लुट गया हो। देखते देखते सारा शहर उमड़ पड़ा। जिस वक्त जनाजा उठा 1.25 लाख आदमी साथ थे। कोई आंख ऐसी न थी जो आंसुओं से लाल न हो। बीरबल सिंह अपने कांस्टेबलों और सवारों को 5-5 गज के फासले पर जुलूस के साथ चलने का हुक्म देकर खुद पीछे चले गए। पिछली सफों में कोई 50 गज तक महिलाएं थी। दरोगा ने उनकी तरफ ताका। पहली ही कतार में मिट्ठन बाई नजर आई। बीरबल को विश्वास न आया। फिर ध्यान से देखा, वही थी। मिट्ठन ने उनकी तरफ एक बार देखा और आंखें फेर ली, पर उसकी चितवन में कुछ ऐसा धिक्कार, कुछ ऐसी लज्जा, कुछ ऐसी व्यथा, कुछ ऐसी घृणा भरी हुई थी कि बीरबल सिंह की देह में सिर से पांव तक सनसनी सी दौड़ गई। वो अपनी दृष्टि में कभी इतने हल्के, इतने दुर्बल, इतने जलील न हुए थे। सहसा एक युवती ने दरोगा की तरफ देखकर कहा, कोतवाल साहब, कहीं हम लोगों पर डंडे न चला दीजिएगा, आपको देखकर भय हो रहा है। दूसरी बोली, आप ही के कोई भाई तो थे जिन्होंने उस माल के चौरास्ते पर इस पुरुष पर आघात किए थे। मिट्ठन ने कहा, आपके कोई भाई न थे, आप खुद थे। 20 यूं ही मुंह से आवाज निकली, अच्छा, ये वही महाशय हैं। महाशय, आपको नमस्कार है। ये आप ही की कृपा का फल है कि आज हम भी आपके डंडे के दर्शन के लिए आ खड़ी हुई हैं। बीरबल ने मिट्ठन बाई की ओर आंखों का भाला चलाया, पर मुंह से कुछ न बोले। एक तीसरी महिला ने फिर कहा, हम एक जलसा करके आपको जयमाल पहनाएंगे और आपका यशोगान करेंगे। चौथी ने कहा, आप बिल्कुल अंग्रेज मालूम होते, जब ही इतने गोरे हैं। एक बुढ़िया ने आंखें चढ़ाकर कहा, मेरी कोख में ऐसा बालक जन्मा होता तो उसकी गर्दन मरोड़ देती। एक युवती ने तिरस्कार करके कहा, आप भी खूब कहती हैं माता जी, कुत्ते तक तो नमक का हक अदा करते हैं, ये तो आदमी है। बुढ़िया ने झल्ला कर कहा, पेट के गुलाम, हाय पेट, हाय पेट। इस पर कई स्त्रियों ने बुढ़िया को हाड़े हाथ में ले लिया और वो बेचारी लज्जित होकर बोली, अरे मैं कुछ कहती थोड़ी हूँ, मगर ऐसा आदमी भी क्या जो स्वार्थ के पीछे अंधा हो जाए। बीरबल सिंह अब और न सुन सके। घोड़ा बढ़ाकर जुलूस के कई गज पीछे चले गए। मर्द लज्जित करता है तो हमें क्रोध आता है, स्त्रियां लज्जित करती हैं तो ग्लानि उत्पन्न होती है। बीरबल सिंह की इस वक्त इतनी हिम्मत न थी कि फिर उन महिलाओं के सामने जाते। अपने अफसरों पर क्रोध आया, मुझे को बार बार क्यों इन कामों पर तैनात किया जाता है, और लोग भी तो है, उन्हें क्यों नहीं लाया जाता। क्या मैं ही सबसे गया बीता हूँ? क्या मैं ही सबसे भावशून्य? मिट्टी इस वक्त मुझे दिल में कितनी कायर और नीच समझ रही होगी। शायद इस वक्त मुझे कोई मार डाले
तो वो जबान भी न खोलेगी। शायद मन में प्रसन्न होगी कि अच्छा हुआ। अभी कोई जाकर साहब से कह दे कि बीरबल सिंह की स्त्री जुलूस में निकली थी, तो कहीं का न रहो। मिट्टी जानती है, समझती है, फिर भी निकल खड़ी। मुझसे पूछा तक नहीं, कोई फिक्र नहीं है ना। जब ही ये बातें सोचती है, यहाँ सभी बेफिक्र हैं। कॉलेजों और स्कूलों के लड़के, मजदूर, पेशेवर, इन्हें क्या चिंता। मरण तो हम लोगों की है जिनके बाल बच्चे हैं और कुल मर्यादा का ध्यान है। सबकी सब मेरी तरफ कैसा घूर रही थी, मानो खा जाएगी। जुलूस शहर की मुख्य सड़कों से गुजरता हुआ चला जा रहा था। दोनों ओर छतों पर, छज्जों पर, जंगलों पर, वृक्षों पर दर्शकों की दीवारें सी खड़ी थी। बीरबल सिंह को आज उनके चेहरों पर एक नई स्फूर्ति, एक नया उत्साह, एक नया गर्व झलकता हुआ मालूम होता था। स्फूर्ति थी वृक्षों के चेहरों पर, उत्साह युवकों के और गर्व रमणियों के। ये स्वराज के पथ पर चलने का उल्लास था। अब उनको यात्रा का लक्ष्य अज्ञात न था। पथ भ्रष्टों की भांति इधर उधर भटकना न था। दलितों की भांति सिर झुकाकर रोना न था। स्वाधीनता का सुनहला शिखर सुदूर आकाश में चमक रहा था। ऐसा जान पड़ता था कि लोगों को बीच के नालों और जंगलों की परवाह नहीं है। सब उस सुनहरे लक्ष्य पर पहुंचने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। 11 बजते बजते जुलूस नदी के किनारे जा पहुंचा। जनाजा उतारा गया और लोग शव को गंगा स्नान कराने के लिए चले। उसके शीतल शांत पीले मस्तक पर लाठी की चोट साफ नजर आ रही थी। रक्त जमकर काला हो गया था। सिर के बड़े बड़े बाल खून जम जाने से किसी चित्रकार की तूलिका की भांति चिमट गए थे। कई हजार आदमी इस शहीद के अंतिम दर्शनों के लिए मंडल बांधकर खड़े हो गए थे। बीरबल सिंह पीछे घोड़े पर सवार थे। लाठी की चोट उन्हें भी नजर आई। उनकी आत्मा ने जोर से धिक्कारा। वो शव की ओर ताक न सके, मुंह फेर लिया। जिस मनुष्य के दर्शनों के लिए, जिनके चरणों की रज मस्तक पर लगाने के लिए लाखों आदमी विकल हो रहे हैं, उसका मैंने इतना अपमान किया। उनकी आत्मा इस समय स्वीकार कर रही थी कि उस निर्दय प्रहार में कर्तव्य के भाव का लेश भी न था, केवल स्वार्थ था। कारगुजारी दिखाने की हवस और अफसरों को खुश करने की लिप्सा थी। हजारों आंखें क्रोध से भरी हुई उनकी ओर देख रही थी, पर वो सामने ताकने का साहस न कर सकते थे। एक कांस्टेबल ने आकर प्रशंसा की, हुजूर का हाथ गहरा पड़ा था, अभी तक खोपड़ी खुली हुई है, सबकी आंखें खुल गई। बीरबल ने उपेक्षा की, मैं इसे अपनी जवामर्दी नहीं, अपना कमीनापन समझता हूँ। कांस्टेबल ने फिर खुशामद की। Speech on. Video player. Video will get info. Net.0. Expand editing field. Video player. Video will play after net info. कहाँ गया है? ऊपर नहीं रहा। Video will play net info. Net.0. Expand editing syllabus. Video player. Heading. Speech off. बीरबल ने तीव्र भाव से कहा, चुप रहो, जानते भी हो सर्कस किसे कहते हैं? सर्कस वे कहलाते हैं जो डाके मारते हैं, चोरी करते हैं, खून करते हैं। उन्हें सर्कस नहीं कहते जो देश की भलाई के लिए अपनी जान हथेली पर लिए फिरते हो। हमारी बदनसीबी है कि जिनकी मदद करनी चाहिए उनका विरोध कर रहे हैं। ये घमंड करने और खुश होने की बात नहीं है, शर्म करने और रोने की बात है। स्नान समाप्त हुआ, जुलूस यहाँ से फिर रवाना हुआ। शव को जब खाक के नीचे सुलाकर लोग लौटने लगे तो 2 बज रहे थे। मिट्ठन बाई स्त्रियों के साथ साथ कुछ दूर तक तो आई, पर क्वींस पार्क में आकर ठिठक गई। घर जाने की इच्छा न हुई। वो जीर्ण, आहत, रक्त रंजित शव मानो उसके अंत्य स्थल में बैठा उसे धिक्कार रहा था। पति से उसका मन इतना विरक्त हो गया था कि अब उसे धिक्कारने की भी उसकी इच्छा न थी। ऐसे स्वार्थी मनुष्य पर भय के सिवा और किसी चीज का असर हो सकता है, इसका उसे विश्वास ही न था। वो बड़ी देर तक पार्क में घास पर बैठी सोचती रही, पर अपने कर्तव्य का कुछ निश्चय न कर सकी। मैके जा सकती थी, किंतु वहां से महीने 2 महीने में फिर इसी घर आना पड़ेगा। नहीं, मैं किसी की आश्रित न बनूंगी। क्या मैं अपनी गुजर बसर को भी नहीं कमा सकती? उसने स्वयं भांति भांति की कठिनाइयों की कल्पना की, पर आज उसकी आत्मा में न जाने इतना बल कहां से आ गया। इन कल्पनाओं को ध्यान में लाना ही उसे अपनी कमजोरी मालूम हुई। सहसा उसे इब्राहिम अली की वृद्ध विधवा का ख्याल आया। उसने सुना था उनके लड़के वाले नहीं, बेचारी बैठी रो रही होगी, कोई तसल्ली देने वाला भी पास न होगा। वो उनके मकान की ओर चली। पता उसने पहले ही
अपने साथ की औरतों से पूछ लिया था। वो दिल में सोचती जाती थी, मैं उनसे कैसे मिलूंगी, उनसे क्या कहूंगी, उन्हें किन शब्दों में समझाऊंगी। इन्हीं विचारों में डूबी हुई वो इब्राहिम अली के घर पर पहुंच गई। मकान एक गली में था, साफ सुथरा, लेकिन द्वार पर हसरत बरस रही थी। उसने धड़कते हुए हृदय से अंदर कदम रखा। सामने बरामदे पर एक खाट पर वो वृद्धा बैठी हुई थी, जिसके पति ने आज स्वाधीनता की वेदी पर अपना बलिदान दिया था। उसके सामने सादे कपड़े पहने एक युवक खड़ा था, आंखों में आंसू भरे वृद्धा से बातें कर रहा था। मिट्ठन उस युवक को देखकर चौंक पड़ी। वो बीरबल सिंह थे। उसने क्रोधमय आश्चर्य से पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? बीरबल सिंह ने कहा, उसी तरह जैसे तुम आए, अपने अपराध क्षमा कराने आया हूं। मिट्ठन के गोरे मुखड़े पर आज गर्व, उल्लास और प्रेम की जो उज्जवल विभूति नजर आई, वो अकथनीय थी। ऐसा जान पड़ा मानो उसके जन्म जन्मांतर के क्लेश मिट गए, वो चिंता और माया के बंधनों से मुक्त हो गई है। अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कहानी। तो ये कहानी सुनी आपने? यस मैम। अब इस कहानी को सुनने पर कोई सवाल आया मन में, या सिर्फ डूब गए सुनने में, आनंद ही लेते रहे? सो तो नहीं गए? नो मैम। नो मैम। नो मैम। तो कहानी कैसी लगी? समझ आ रही थी? हाँ जी मैम। तो देखिए, 2-3 चीजें मैं बताती हूँ आपको इसमें कहानी सुनने के बाद, फिर इसके बाद आपके मन में कोई सवाल आए तो बताना। देखो, एक तो इस कहानी में जो गांधी जी का एक ध्येय था कि हम हिंसा नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए हमें भले ही हिंसा का शिकार होना पड़े, गोली लाठी कुछ भी खाना पड़े, जेल जाना पड़े, लेकिन हम हिंसा नहीं करेंगे। तो उसी प्रकार ये आंदोलन हिंसा नहीं करता, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद गांधी जी के अहिंसा परमो धर्म के कथन से बहुत सहमत थे और प्रभावित भी थे। तो यहाँ पर इब्राहिम अली सिर्फ इसलिए वापस चलने के लिए कह देता है क्योंकि उसको लगता है कि अब हजारों लोग इसमें शामिल होंगे, आंदोलन बहुत बड़ा होगा, लेकिन उसमें कुछ लोग गुस्से में आकर के हिंसा कर सकते हैं, क्योंकि जब कोई हमारी बात अहिंसात्मक ढंग से नहीं सुनता तो बहुत बार क्रोध आता है, और उस क्रोध को सह जाना, पी जाना और उस बदले में सहना कि कोई चाहे हमें लाठी मारे, घायल करे, गोली मारे, जेल में डाल दे, आसान नहीं होता। यही कारण है कि एक बार गांधी जी ने बहुत बड़ा दिल्ली चलो का जो आंदोलन किया था, उसमें एक जगह है चौरी चौरा करके उत्तर प्रदेश में, वहां पर कुछ आगजनी की घटनाएं हो गई थी, लोगों ने थाने को भी जला दिया था। तो फिर गांधी जी ने वो आंदोलन जो है ना वापस ले लिया था। यहाँ पर भी वो इसीलिए क्योंकि उसको देखो, और शुरू में जो आप देखते हैं दयाल सिंह नाम आया था शायद, और शंभू, एक नाम मैकू, ये सब जो बात करते हैं, तो इनकी बातों से आपको एक जानकारी ये मिलती है कि बड़े लोग इसमें शामिल नहीं हैं। और बड़े क्यों नहीं शामिल हैं? क्योंकि उन्हें कौन सी तकलीफ है, वे तो आराम से हैं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। जो तकलीफ है गरीबों को है, उन्हें कोई अच्छा ओहदा दे दिया जाए, अच्छा पद दे दिया जाए, बस उनकी शिकायत दूर हो जाती है। तो यहाँ पर कोड़े खाने के लिए, डंडे खाने के लिए वो क्यों आएंगे? आप देखोगे कि आज भी बड़े बड़े लोग जाते हैं अगर आंदोलन में, तो शामिल होके फोटो खिंचवा के भाषण दे के आ जाते हैं।
धूप में, गर्मी में, बरसात में पड़े रहने वाले ज्यादातर गरीब व्यक्ति ही होते हैं। दूसरी बात कि बड़े लोगों की ज्यादा समस्याएं नहीं होती, क्योंकि वो सरकार के अनुकूल चल करके अपने लाभ के लिए ज्यादा काम करते हैं। आज भी आप देखोगे कि कितने ही पत्रकार हैं कि सरकार जो चाहती है वो दिखाते हैं, जो नहीं चाहती नहीं दिखाते, नहीं तो उनकी नौकरी चली जाएगी। हालांकि बहुत सारे जिस तरह से पहले भी निस्वार्थ अपने धन जन की हानि की, लाभ की परवाह किए बिना आंदोलनों में कूदे हैं, उसी प्रकार आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो आगे आते हैं। पर बात यह है कि तस्वीर लगभग वही है जो अंग्रेजों के रहते हुए थी और आज हम स्वतंत्र हैं तब भी है। तो ये कहानी इतनी बड़ी यात्रा जो लगभग 100 साल के आसपास की यात्रा कर चुका है। अब देखो, मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु हुई 1936 में हुई थी। तो अगर ये कहानी कब की लिखी हुई है, इसका डेट मुझे नहीं पता, अगर आपकी किताब में दिया हो तो बताना। फिर भी ये कम से कम 1920 के बाद की ही कहानी होगी और इस समय हम 1921 में बैठे हुए हैं। तो अगर 2-4 साल इधर होगी या 2-4 साल उधर होगी, ठीक है, 1920 से एक आध साल पहले की हो सकती है या 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल कुछ भी आगे की हो सकती है, ज्यादा पहले की नहीं है। ये 1920 के बाद की ही कहानी मुझे लगती है। तो लगभग 100 साल हो गए होंगे, 2-4-5 साल कम भी हो सकते हैं इतने दिनों में। और सबसे बड़ी बात कि हमें खुद 75 वर्ष होने वाले हैं स्वतंत्र हुए और कुछ ज्यादा बदला नहीं। तो फिर क्या सिर्फ अंग्रेज ही दोषी थे हमारी दुर्दशा के लिए, हमारी समस्याओं के लिए, हमारी परेशानियों के लिए, या स्वयं हम भी दोषी हैं, या स्वयं हम भी इतने स्वार्थी हैं कि जब किसी बड़ी पोस्ट पर, किसी बड़े पद पर, किसी ऊंची कुर्सी पर पहुंच जाते हैं तो हम जनहित के कार्यों को भूल जाते हैं, जन समस्याओं को भूल जाते हैं। ये सब सोचने के लिए ये कहानी हमें मजबूर करती है। दूसरा, शांतिपूर्ण आंदोलन होना चाहिए जो गांधी जी चाहते थे, उसका ये संदेश देती है। और तीसरी चीज, मिठन बाई जितना ज्यादा उसको धिक्कारती है अपने पति दरोगा बीरबल को कि हाँ तुम तो इंस्पेक्टर हो जाओगे। उस समय मुझे इंस्पेक्टर ही याद आ रहा था जब मैं इस कहानी की बात कर रही थी, मेरे दिमाग से स्लिप हो गया था कि अभी वो इंस्पेक्टर नहीं बना था, वो दरोगा ही था। तो जितना वो धिक्कारती है, आप देखोगी कि एक आदमी को आज के समय में, पहले आदमियों को शायद इतना क्रोध नहीं आता था, जो पत्नी कुछ बोले और नौकरी भी नहीं करती हो, पढ़ी लिखी भी नहीं हो, तो वो सुन ले, इतना आदमी सुनता नहीं है। आदमी बल्कि ये कहता है कि चुप रह, तुझे बहुत पता है बाहर का, बैठे बैठे खाती है ना, इसलिए ज्यादा जवान चला रही है, करना पड़े तो पता चले, ऐसे बोलता है। लेकिन बीरबल नहीं बोल रहा। यहाँ लेखक ने कितना धैर्य दिखा करके पत्नी की बात सुनने का भी एक प्रेरणा दी है कि कभी कभी जरूरी नहीं कि आप पढ़े लिखे हो, आप नौकरी करते हो, आप पैसा कमाते हो तो आप सही काम करोगे, और ये भी जरूर नहीं कि जो पत्नी बोल रही है उस पर सिर्फ आप नाराज हो, वो सही भी कह सकती है। अगर सही मानेगा तो गलत के लिए सोचेगा, लज्जित होगा। और फिर यहाँ तक कि वहां वो जब देख लेता है कि आंदोलन में मिठन शामिल है, वो जानता है कि अगर पता चल जाए तो उसकी नौकरी तक जा सकती है, लेकिन वो ऐसा कुछ क्रोध करते हुए, मतलब मन में भी ऐसा कोई क्रोध करते हुए नहीं दिखाई देता कि वो ऐसा सोच रहा हो कि रुक जाओ, अभी घर जाऊंगा तो उसकी हड्डी पसली एक करूंगा, इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, ऐसा नहीं करता।
बल्कि लज्जित ही महसूस करता है। और वो धीरे धीरे अपनी पत्नी का कहीं ना कहीं प्यार करता है, सम्मान करता है, तभी लज्जित हो रहा है। जो व्यक्ति ये समझता है कि मैं इसको खिला रहा हूँ, इसको कुछ सोचने बोलने का, नसीहत देने का, कुछ मुझे ज्यादा समझाने का अधिकार नहीं है, ये क्या जानती है, तो वो इस तरह की भावनाएं कर लेता है, आती हैं उसमें, कि वो क्रोधित हो जाता है। लेकिन यहाँ बीरबल क्रोधित नहीं होता है, उसका धीरे धीरे हृदय ही परिवर्तित हो जाता है जब वो लाठी का निशान देखता है कि देखो कितनी बुरी तरह ये लाठी पड़ी है सिर में, इसी से उसकी मृत्यु हो गई है। तो वो जानता है कि ये नौकरी नहीं रहेगी अगर वो उनकी पत्नी से मिलेगा, उनसे सहानुभूति करेगा। तो कहीं ना कहीं मन ही मन में उसने ये निश्चय भी कर लिया है कि नौकरी रहे ना रहे, जीवन रहे ना रहे, चाहे उसे मजदूरी ही करना पड़े, लेकिन कम से कम वो सबकी नजरों से तो नहीं गिरना चाहेगा। यहाँ पर उसे इस बात का भी गुस्सा आते हुए हम नहीं देखते कि जो जितनी औरतें उस पर तानाकशी करती हैं तो वो सोचे कि ये सब कुछ इसने किया है और इसको मैं बताऊंगा, इसको सबक सिखाऊंगा, ऐसा नहीं सोचता, बल्कि लज्जित ही होता जाता है। जबकि मैंने ज्यादातर जो सामाजिक स्तर पर पुरुषों को देखा है वो यही देखा है कि उन्हें अगर पत्नियां कुछ कहती हैं तो वो आग बबूला हो जाते हैं, और आग बबूला होने के साथ साथ फिर भी अगर पत्नी डर के चुप नहीं हो जाए तो उनका हाथ उठ जाता है, और अगर हाथ उठने पर भी जल्दी ही वो सॉरी माफी ना मांग ले तो उसकी भरता चटनी बनाने में भी कोई संकोच नहीं करते। आज के शहरी लोग भरता चटनी उसका ना भी बनाए लेकिन कोर्ट तक पहुंच जाते हैं कि ये तो बदतमीज है, इसको तो बदतमीजी से बात करती है, और जो कुछ हम कहते हैं वो उसका उल्टा करती है, उल्टा बोलती है। मतलब इतनी सहन शक्तियां पतियों में देखी नहीं जाती। हालांकि कभी किसी न किसी में तो होती ही होगी, और खुद शायद लेखक में हो, इसीलिए बड़ा ही सहन शक्ति वाला पति है यहाँ पर। और सहन शक्ति वाला इसीलिए है क्योंकि लेखक को हृदय परिवर्तित करके उसे भी एक स्वतंत्रता सेनानी बनाना है। तो ये तो कवि का मानस पुत्र है, कवि ने अपने से पात्र खड़ा किया है, इसीलिए ये लेखक के अनुकूल पात्र ढलता चला जा रहा है। लेकिन यथार्थ समाज में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। जो व्यक्ति क्रूर होता है वो ज्यादातर क्रूर ही बना रहता है और अपने आप को सही समझता रहता है, चाहे इसके लिए उसे जितनी बुराई मिले, बदनामी मिले, जो भी हो। लेकिन उसे जिस लाभ के लिए ये क्रूरता करने के लिए कहा गया है वो उस लाभ को पाकर के प्रसन्न रहता है। जैसे कि इन दरोगा साहब को एक दिन इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर से फिर और ऊपर की पोस्टें मिलती चली जाएंगी अगर वो उनके हिसाब से डंडे बरसाएंगे, गोलियां चलाएंगे, आंदोलनों को दमन करेंगे, तो वो सब ये छोड़ता है क्योंकि वो लेखक का पात्र है। पर यथार्थ समाज में इतना आसान तो नहीं है। पर यह कहानी यथार्थ समाज के लोगों को झकझोरने, प्रेरित करने की अपनी एक कोशिश और अपना एक प्रयास करती है। अब आपका कोई सवाल है गर्ल्स? No, ma'am. अब ऐसा है, कितनी लड़कियां जुड़ी हुई हैं? लगभग 25-30? कितनी लड़कियां हैं बताओ जरा। 28. 28। तो आप सब से, और जो नहीं जुड़े हैं उनसे आपकी बातचीत हो तो उन सब फ्रेंड्स को बता देना कि आगे अटेंडेंस तभी मिलेगी जब आप कोई ना कोई एक चैप्टर पढ़कर आएंगे। पढ़कर आएंगे, जरूरी नहीं सवाल आपके मन में हो तो बेशक सवाल ना करें, फिर मैं कोई सवाल करूंगी तो उसके जवाब आपको देने होंगे। या तो आपके मन में डाउट्स हैं तो आप अपने डाउट्स पूछें, डाउट्स नहीं है तो मैं आपसे सवाल करूंगी, आप मेरे सवालों के जवाब दें। हाँ, वो अलग बात है कि आप जिससे कहेंगे कि आप फलाने निबंध से या नाटक से या कहानी से आप मुझसे यहाँ से कुछ भी पूछ सकते हो तो मैं उससे पूछ लूंगी। लेकिन किसी न किसी चैप्टर में
आपको या तो अपने डाउट्स क्लियर करेंगी या मेरे डाउट्स क्लियर करेंगी आप लोग, तब अटेंडेंस मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। तो सबको रेडी होके आना है, रेडी होके बात करनी है। और मैं अभी तो एक ही सवाल डाला था जो 15 नंबर का था। अब लड़कियों ने जिन्होंने टाइमली नहीं लिखा है वो लड़कियां भी लिखती जा रही हैं, ये गलत बात है। मैं दूसरा डाल दूंगी सवाल, तो जिन लड़कियों ने वहां नहीं लिखा वो इस सवाल का जवाब दे दें। अपने सवालों के जवाब टाइम के अंदर दिया करो, ठीक है? तो परसों आप सब तैयार होके आएंगे? Yes, ma'am. अभी आज टाइम कितना हुआ है Yes, गैस? ma'am. आज टाइम Yes, कितना हुआ है? ma'am. वैसे आज टाइम कितना हुआ गैस? Ma'am, 10 बजे. Ma'am, 10:04. 10:04 ही हुआ है। Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. फिर अटेंडेंस ले लेती हूँ और इसके बाद मैं तुम्हारे को अटेंडेंस बता भी दूंगी, ठीक है? Yes, ma'am. ठीक है। ओहो, फिर से Taskbar. चालू कर दिया जिसको Not charging battery. 100. Exit NVDA. JAWS Professional. Meet Dash Teaching. Opt to desktop. Attendance register 12021.xl 18 22-09-20 blank Z4 18 20 17 201,003 blank X1 W5 blank चलो X5 अटेंडेंस ले रही हूँ। रोल नंबर 3 Present, ma'am. 1 attend 201,005 blank Five. X6 फाइव नहीं है। A attend 201,006 blank X1 7 201,007 blank X8 Present, ma'am. 1 8 201,008 Present, ma'am. blank 1 201,009 Present, ma'am. 1 201,010 blank X A at 201,012 blank X12 A at 201,013 blank X13 A at 201,015 blank X14 A at 201,017 blank X15 A at 201,018 blank X16 Present, ma'am. 1 201,023 blank X17 Present, ma'am. 1 201,024 blank X18 Present, ma'am. 1 201,025 blank X19 Present, ma'am. 1 201,026 blank X20 Present, ma'am. 1 201,028 blank X21 201,028 blank X21 Present, ma'am. 201,029 blank X22 Present, ma'am. 1 201,030 blank X23 Present, ma'am. 1 201,031 blank X24 A at 201,032 blank X25 Present, ma'am. 1 201,033 blank Present, ma'am. X26 1 34 201,034 1 attend 201,036 blank X28 Present, ma'am. 1 201,037 blank X29 A at 201,038 blank X30 Present, ma'am. 1 201,040 blank X31 A at 201,041 blank X32 Present, ma'am. 1 201,042 blank X33 Present, ma'am. 1 201,043 blank X34 A at 201,045
Blank. X35. A. 201,047. Blank. X36. A. 201,048. Blank. X37. A. 201,049. Blank. X38. 1. 201,050. Blank. X39. Present, ma'am. 1. 201,052. Blank. X40. A. Attendance register 12021.xls left bracket compatibility mode right. ये लड़की Yes, ma'am. एक बार भी नहीं आई और कई बार मैं सोचती हूँ इसे कॉल करूँ फिर भूल जाती हूँ। मैम वो बीमार भी हो गई थी, हॉस्पिटल में थी वो। वही तो Yes, कोई ma'am. बात होगी जरूर, नहीं तो पहले तो आती थी लड़की। मैम वो बीमार है। बीमार है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी हाल में किसी की बात हुई है उससे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अभी भी ठीक नहीं है? No, ma'am. हॉस्पिटल से वापस। क्या हुआ है उसको? मैम उसकी बहन का मैसेज आया था मेरे पास। मैम वो बोल रही थी उसके ना सर में बहुत दर्द रहता है, तो अच्छा, इसलिए मैम उसको ना हॉस्पिटल में भी एडमिट किया था। आजकल छोटी छोटी लड़कियों को बताओ क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती। हालांकि मेरे को खुद ही कॉलेज टाइम से स्कूल टाइम से सिर में दर्द है, पर भगवान ऐसे सबको नहीं होना चाहिए। 201,266. Blank. X41. 266 1. 201,270. Blank. 70. X42. Present, ma'am. 1. 201,272. Blank. X43. A. 201,275. Blank. X44. 1. 201,277. Blank. 77 X45. A. 201,278. Present, ma'am. Blank. 1. 201,279. Blank. 79 X47. A. 201,282. Blank. X48. Present, ma'am. 201,284. Blank. 84 X49. A. 201,285. Blank. 85 X50. A. 201,301. Blank. X51. 301 A. 302 201,300. Present, ma'am. 1. 303 201,303. Blank. X50. A. Attendance register 201,305. Blank. 305 X54. A. Attendance register. तुम्हारी एक लेक्चर की हो गई, दूसरे Roll को no लगा period. दो, 70. चेक करा। 201,003. 1. X. Control Shift down arrow. Select X5. Copy selection to clip. Blank. Y5. Pasted from clipboard. 201,305. Roll no period. 18. Serial no period. Roll no names. Percent. Del period. Let. Percent. 201,003. 88.89%. Meet dash teaching time dash Google Chrome. To move to a night. हम स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ। Present now button menu. Space. Context menu. Presentation options menu. Ma'am? A window. 2 of 3. To move through. मैम मेरा रोल नंबर 285 सीमा। तुम बोल नहीं रही थी तो क्या करूँ? मैम वो लास्ट के 85 सुना था मैंने, 285 नहीं सुना मैंने। गाइस देखो, मैं तुम्हें कई बार बता चुकी हूँ, तुम कभी कभी आते हो इसलिए तुम्हें ध्यान नहीं रहता। जो 52 तक तो वो चलते हैं, जो 052, ठीक है। और Yes, जहाँ से ma'am. शिवान्या का शुरू हो जाता है ना 66, वहां से 266 होता है। तो मैंने एक बार बोल दिया वो, बस फिर मैंने अब वही बोलती गई दो डिजिट का, क्योंकि मैं मान के चलती हूँ। मान के क्या चलती हूँ, सबको पता है। देखो दीपिका का भी वही है 282, है ना। शिवान्या का 266, भारती का 278, तो सबको पता है, वो बोल जाते हैं।
तुम ही नहीं आती होंगी ज्यादा, इसीलिए तुमको पता नहीं है। तो मैं लगा दूंगी अभी, ठीक है। पहले मैं स्क्रीन शेयर कर रही थी तो कर लूं। तुमने अपना क्या बताया? मैम 272? 285 मैम 285 285 अच्छा 285। A tab best for a window 2 of your entire screen. Enter. Leaving menus. Share your entire screen and share button to activate. Press space. Meet dash teaching time dash camera or microphone recording dash Google Chrome dash read a left parent read a namdev right parent. Task switching. Meet dash teaching time. Attendance register 1/2021.xls. Windows up arrow. 1. Y5. Edge of current data region. 201,305. A Y54, edge of current data region, blank Z50 A Y54, 201,272, 201,282, 201,284, 201,285, A X50, 1, A Y50, 1, लगा दिया 285 की। 18, 20. Serial no peer roll name percent del period percent 201. अच्छा गाइस, स्क्रीन शेयर हो चुकी है? यस मैम अच्छा, यस मैम। अब तुम्हें कहाँ तक का दिखाई दे रहा है? कौन से रोल नंबर तक का? उतना देख लो फिर आगे बढ़ा। आकांक्षा और रुचिका। अच्छा, आकांक्षा रुचिका आप लोगों ने देख लिया अपना? मैम रुचिका का पूरा नहीं रुचिका का पूरा नहीं आ रहा। 201,005. 77.7 201,006. Text is obscured white and column number has formula D7. रुचिका का ना कॉलम में प्रॉब्लम है, रुको मैं अभी ठीक करती हूँ। Ribbon. Virtual ribbons. Lower ribbon. Clipboard submenu. Editing submenu. Cell submenu. To move through the controls on this ribbon, comma. Use style cell submenu. To move. Insert cell split button. Format button dropped. Enter. Menu. Leaving. Auto fit row height. Alt followed by H. O A. Enter. Leaving menus. Lower ribbon. Format button drop down as pop-up. Press space to activate, comma. Then use up or down arrow period. एक सेकंड। Insert cell split button. Format button space. Format button auto fit row height. Alt followed by 8. Column width. Auto fit column. Enter. Leaving menus. Lower ribbon. Format button. Escape. Cell submen. Escape. Virtual ribbon. Escape. Leaving menu bar. 18. Has formula 100.00%. अब हुआ? बोलो गाइस। यस मैम ठीक है ना? यस मैम हाँ, वो उसमें कॉलम की जो ना कुछ प्रॉब्लम थी, विड्थ की या हाइट की, इसीलिए वो दिखा नहीं रहा था। अच्छा 201,007. 55.56 अब कहाँ तक 201,009. दिखा रहा है? 100. मैम उषा। उषा तक रोल नंबर जानती हूँ मैं। उषा का रोल नंबर क्या है? 9। 1009। हाँ, तो 9 तक पूरा दिखा दिया ना? 7 8 9। यस मैम। ठीक है, अब और आगे कर देती हूँ। 201,010. 66.6 201,015. 0.00%. Has formula. आकांक्षा मैम। ये आकांक्षा कौन से रोल नंबर की है? 1017। 1017। अच्छा, रोल नंबर 17। यहाँ तक देख लिया सबने? यस मैम। 201,017. 201,018. 100.00%. Has formula D16. अंजलि। गलत नाम मत बोलो, मुझे नाम से तो मैं कुछ देख ही नहीं रही ना, रोल नंबर से देख रही हूँ। सब डाटा है यहाँ पर, तो रोल नंबर बोल दो मुझे। मैम 18 तक है। 18 तक ही देख पाए हो? यस मैम। 201,023. 201,028. 100.00%. Has formula D21. अब
मैम 28 28 ओके, जिसका किसी का ना दिख पाया हो तो मुझे बताते जाना, अगर दिख पा रहे हो सब बढ़िया से तो ठीक। 201,033. 88.89. कोई अपनी फ्रेंड का नोट करना चाहे तो नोट कर सकता है। बताते जाओ, देख लिया? यस मैम। कहाँ तक देख लिया? मैम 34 ओके, 201,034. 201,038. 100.00%. कर दिया आगे। 38 मैम। 38 तक हो गया। 201,040. 201,052. 52 मैम। ओके, 201,266. 201,272. 0.00%. बता दिया करो जैसी हो जाए तो। 72 हो गया मैम। 272। ठीक है, 201,275. 201,302. 302 तक हो गया मैम। 201,305. 305 कंप्लीट मैम। ठीक है, तो सबने देख लिया? यस मैम। ठीक है, Roll no P. यस 18. मैम एक बार 041 कर दीजिए। Blank. क्या Z4. कर दूं? 041 का दिखा दीजिए मैम। तुम नहीं देख पाए? 18, नहीं 22, मैम। serial no period, अच्छा, roll no, names, percent, 201,015, 201,033, 201,043, 201,042, 11, 201,041, 55, 55% है तुम्हारा। ओके मैम। roll no period, 18, blank, Z4. तो कोई नहीं, जिसका कम हो आगे रेगुलर बने रहना, जिसका कम नहीं है वो भी बने रहना ताकि कम नहीं हो। और देखो ये अटेंडेंस आपकी आज 22 सितंबर है तो 22 तक की है। आगे कोई प्रेजेंट रहेगा या नहीं रहेगा उसके हिसाब से ये परसेंटेज चेंज हो जाएगी। अभी मान लो जिसकी भी जो भी परसेंटेज है उसमें एक अटेंडेंस को कुछ छेड़ दिया जाए, प्रेजेंट एब्सेंट कुछ भी कर दिया जाए तो वो चेंज हो जाएगी। आपको पता है, मैं पहले भी बताती रही हूँ कि ये परसेंटेज रोज जैसे ऑटोमेटिक कैलकुलेट होती है। मैंने इस तरह से फीड कर रखा है कि जैसे ही आपका एक प्रेजेंट लगता है या एक एब्सेंट लगता है वो कैलकुलेट हो जाती है। ठीक है, तो आज तक की ये परसेंटेज है आपकी। और कोई क्वेरी कुछ है आपका? कुछ नहीं? नो मैम। ठीक नो है, मैम। तो ये बंद करती हूँ। पहले तो आपका Alt F4, रजिस्टर, Microsoft Excel. Want to save your changes to a space. Meet dash teaching time ये document. सारे चेंज भी सेव कर दिए मैंने जो भी थे। और तो फिर मीटिंग को ओवर करूं, अगली बार आप सब पढ़ के आना, ठीक है? ओके मैम। हाँ, और गद्य का विकास भी पढ़ के आना। और इस मैं साथ में आपको वो गद्य का विकास तो तुमने पढ़ा हुआ है, एक बार गद्य के तत्व भी पढ़ लेना और मैं उसके तत्व भी कराऊंगी आपको।
तत्व और विकास दोनों में क्या अंतर होता है और तत्व क्या है। तो तत्व पर आपको पढ़ाऊंगी, तत्वों के बारे में, कहानी के तत्व, निबंध के तत्व, है ना, नाटक के तत्व, ये सब भी आपको कराऊंगी। तो एक बार अगर आपके पास कोई मटेरियल हो तो थोड़ा पढ़ के आना ताकि जल्दी समझ में आ जाए। बाकी मैं तो पढ़ाऊंगी ही। तो ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं और अपने चैप्टर को साथ साथ पढ़ कर Memory Pun says in chat. मैंने बोला है कि आप लोग आओ और अपने डाउट्स क्लियर करो। डाउट्स ना भी हो तो कोई नई चीज आप समझ करके कुछ अपने साथियों को और मुझे बताना चाहो तो बताओ, और इस तरह से डिस्कशन करो ताकि आपको एग्जाम टाइम पर कोई टेंशन ना रहे। और ऐसा बिल्कुल सोच के मत रहना कि अब एग्जाम तो होते नहीं है, टीचर को जो हम असाइनमेंट दे देते हैं हम उसी से पास हो जाते हैं, कुछ पता नहीं है कभी यूनिवर्सिटी अचानक से कह दे कि नहीं वो आपका एग्जाम लेगी तो फिर आपको टेंशन हो जाए। इससे अच्छा है कि आप पूरी मेहनत करो, मेरे पास भी तो अच्छा लिखोगे तो अच्छे नंबर आएंगे, है ना। और फिर चाहे आपसे एग्जाम ले लें चाहे ना ले लें, अच्छे नंबर तो रहेंगे। तो आप अपनी मेहनत करते रहना। मयूरी कुछ कह रहे थे क्या, कुछ मैसेज कर रहे थे? मैम मैं ये कह रही थी कि मेरे पास बुक नहीं मिल पाई है मुझे, तो फिर किसी के पास हो तो मतलब देखो ग्रुप का वो फुल पीडीएफ बुक शेयर किया गया था, बार बार आप क्यों नहीं डाउनलोड कर रहे हो? तो क्या करें, एक बार फिर से कोई शेयर कर देना गर्ल्स। नहीं, पूरा फुल पीडीएफ शेयर किया था शुरू में Shireen Daz has left the meeting. और इसके बाद फिर और लड़कियों ने भी शेयर किया जब जब किसी ने मांगा। तो आप लोग एंड का वेट नहीं किया करो। यस मैम मैं देख लेती हूँ, अगर से ग्रुप में ही होगा ना वो मैं देख लूंगी फिर। Asharani has left the meeting. नहीं तो फिर बोल देना कि प्लीज दोस्तों कोई डाल दो, तो डाल देगा, क्योंकि लगभग सब यस मैम। उसी से पढ़ रहे हैं जो मैंने दिया था शुरू में। ठीक है, यस मैम, थैंक यू मैम। ओके बाय। Anita has left the Bye-bye. meeting. Alt F4. Opt 26.